इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो चैप्टर चल रहा था अपना कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स, जिसमें से मैंने तुम्हें बताया था प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कई सारे मेथड, जैसे कि अपना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस का, मेलिंग मेथड, न्यूमेरेटर्स मेथड। तो ये सब मैंने बताया था, लेकिन मैंने बताया था इनको एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक करके सारे मेथड को एक्सप्लेन। तो आज की क्लास के लिए तुम्हें सबसे पहला हेडिंग डालना है कैपिटल ए करके, बिल्कुल नया और फ्रेश हेडिंग डालो। सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट पर्सनल, क्या था भाई, डायरेक्ट, बोलो साथ साथ बोले करो, मेरी नजर रहती है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो मैं इसके बारे में बता देता हूं, नाम से ही पता चल रहा है हम कैसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल मैं जानना, मेरे पास मान लो 50 बच्चे हैं, मैं 50 बच्चों को क्या पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं सपोज, ठीक है। और मैं 50 के 50 बच्चों से एक एक से घर पर जाकर उनके माता पिता से डिस्कस करता हूं, बच्चों से डिस्कस करता हूं कि ये कैसे पढ़ाई कर रहा है घर पे, कितना घंटा पढ़ता है घर पे, कौन कौन से और सब्जेक्ट पढ़ता है। तो ऐसे में मैं कौन सी इन्वेस्टिगेशन करना पसंद करूंगा, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि मैं एक एक बंदे के साथ कैसे कांटेक्ट कर रहा हूं, पर्सनल कांटेक्ट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, अब 50 बच्चे की जगह 5000 बच्चे हैं, भगवान करे ऐसा हो जाए मेरे पास, ठीक है। मेरे पास पढ़ने वाले 5000 बच्चे हैं। अब मुझे बताओ एक एक के घर पर जाकर कांटेक्ट करना क्या वाकई में ही पॉसिबल है? कम से कम ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पर्सनली कांटेक्ट करूं, नहीं कर सकता। कॉल भी नहीं कर सकता, कॉल करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक मिनट 2-2 मिनट भी बात करी तो बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। बढ़िया रहेगा कि मैं हर 10 बच्चों को कांटेक्ट करूं, हर एक हफ्ते में 10 बच्चों को कांटेक्ट करूं। 5000 बच्चों को कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या बन जाएगी, डिफिकल्ट। तो सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, मतलब इस मेथड को करने वाले बंदे को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टिगेटर। मान लो मैं जानना चाहता हूं कि तुम घर में कितना खाते हो, तो मैं क्या माना जाऊंगा, इन्वेस्टिगेटर। मान लो तुम्हारे पापा जानना चाहते हैं कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कितनी फीस लेता हूं, मैंने क्या कर रखा है, मैं क्या करता था, मैं कौन हूं, कितनी साल का हूं, ठीक है। ये सारी बातें कौन जानना चाहते हैं, तुम्हारे पापा जानना चाहते हैं। तो तुम्हारे पापा क्या माने जाएंगे, इन्वेस्टिगेटर। तो ध्यान से सुनो, जो भी व्यक्ति किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहता है, किसी के बारे में जानना चाहता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेटर। तुम जानना चाहते हो कि मेरे चेहरे की खूबसूरती का क्या राज है, तो तुम क्या माने जाओगे, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किससे, उस बंदे से जो इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेंट बोलते हैं। तो देखो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट को और जाकर सारी बातचीत पूछता है, और हो सकता है सामने वाला बंदा उसे एक हाथ सुना भी दे कि तू बड़ा पूछ रहा है, तू आया बड़ा, चलकर हमसे पूछेगा तू, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कई बार कुछ लोगों के बीच में लड़ाई तक हो जाती है, बंदूक निकल आती है, हम तो भाग जाते हैं वहां से भी, मार खाने के लिए थोड़े ना रुकेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, डाटा कलेक्ट करता है कौन, इन्वेस्टिगेटर, और वो भी इंफॉर्मेंट के पास जाकर डायरेक्टली, मेहनत से पीछे नहीं हट रहा बंदा, जाऊंगा एक एक घर पे घुसूंगा, बिल्कुल घुस के पूछूंगा, ठीक है। तो लिखो इस मेथड के नीचे एक इंप्लाइज दैट का साइन लिखाओ, और फिर लिखो इस मेथड के बारे में, लिखो इट इज द मेथड बाय विच data are personally collected,
It is the method by which it is the method by which data is personally collected. Data is personally collected. It is the method by which data is पर्सनली कलेक्टेड। तो डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है? पर्सनली। कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर। किससे करता है? इन्फॉर्मेंट से। इन्फॉर्मेंट उसे कहते हैं जो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, और इन्वेस्टिगेटर उसे कहते हैं जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए तैयार है। ठीक है, एक देने वाला तो दूसरा लेने वाला। ठीक है, पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, खुद से लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेंट्स, मैंने इन्फॉर्मेंट लिखा है, तुम एसओ लगा लेना। फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। तो किससे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है? इन्फॉर्मेंट से। मुझे सोचकर बताओ, यहां पर जानकारी लेने वाला बंदा एक एक के घर पे जाएगा, एक एक के घर पे जाकर उससे पूछताछ करेगा, बातचीत करेगा, और क्या इकट्ठी करेगा? इंफॉर्मेशन। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर इंफॉर्मेशन लेने वाला बंदा मतलब कि इन्वेस्टिगेटर आलसी है। आलसी समझते हो ना, जो कि तुम लोग हो। आलसी तो तुम लोग समझते हो। आलसी मतलब कामचोर, जो काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है, बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। ये सारी खासियत तुम्हारे अंदर पाई जाती है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पर अगर बंदा आलसी है तो मुझे बताओ, क्या वो इस मेथड को चुनेगा? फिर आलसी होने पर वो इस मेथड को नहीं चुनेगा। तो इस मेथड की खासियत होती है कि इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए? डिलीजेंट होना चाहिए। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मतलब कि मेरी तरह हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर वो जरा सा भी आलसी हुआ, वो सुनकर ही भाग जाएगा। ठीक है, मेहनती होना चाहिए। दूसरी चीज, एफिशिएंट होना चाहिए। हर एक काम को सही ढंग से, सही समय पर और सही तरीके से करने वाला व्यक्ति एफिशिएंट व्यक्ति कहलाता है। तो वो बंदा एफिशिएंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आज के समय में टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशीलता। उस बंदे के अंदर क्या होनी चाहिए? सहनशीलता। दूसरों की बातें सुनने का आदी होना चाहिए। दूसरे ने अगर कुछ कह दिया तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस काम में ऐसा होता रहता है। कई बार हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं घरों पर, तो वहां से कोई लोग आते भी नहीं है, गेट भी नहीं खोलते हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं, और सुना के भेज देते हैं। तो ऐसे में हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी है। हमें क्या होना चाहिए? टॉलरेंट होना चाहिए। टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील होना चाहिए, है ना। कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहो, ठीक है, ना कि उससे लड़ मरो। पता चले तुमने एक बड़ा सा पत्थर लाया और दे मारा उसके ऊपर, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो बंदे के अंदर ये तीनों खासियत होनी चाहिए। ये बातें लिखो नोट के अंदर, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अगर हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज करना है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए। तो तुम्हें बताना है उसके लिए इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए? डिलीजेंट होना चाहिए, मेहनती। कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट, सही काम सही तरीके से सही समय पर करें। और टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, है ना। अगर बहस हो जाए तो बहस करने ना बैठ जाए, वहां पे पता चले 1 घंटे तक बहस ही करता रहा, इंफॉर्मेशन कुछ ली नहीं। ठीक है, तो नोट में लिखो, फॉर दिस मेथड investigator should be diligent. For this method, investigator should be diligent, comma, efficient, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है। For this method, investigator should be diligent,
इन्वेस्टिगेटर शुड बी diligent, efficient एंड टॉलरेंट, बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉलरेंट एंड टॉलरेंट, ठीक है, एंड टॉलरेंट। तो मुद्दे की बात यह कि ये मेथड कहां कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, मतलब कि हम किस सिचुएशन में इस मेथड को लगा सकते हैं और किस सिचुएशन में इस मेथड को नहीं लगा सकते हैं। मुद्दे की बात ये, एक सब हेडिंग बना दो, इसी का हेडिंग चल रहा है, सब हेडिंग है सुटेबिलिटी, मतलब कि ये मेथड कहां पर सुटेबल होता है, मतलब कहां पर इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है, कहां पर ये एप्लीकेबल होता है। तो मुझे बताओ यहां पर क्या है, इन्वेस्टिगेटर एक एक के घर पे जाता है, एक एक से कांटेक्ट करता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, कितनी भी दूर हो। जरा सोच कर देखो, अगर एरिया बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज एरिया है, मान लो तुम्हें पूरे इंडिया के अंदर रिसर्च करनी है, तुम पूरे इंडिया के अंदर एक एक परिवार के घर पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या ये मेथड पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया बड़ा है, अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया बड़ा है तो ये मेथड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। कई बार पेपर में आ चुका है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया टू लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो क्या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो तुम्हें बताना है नहीं लगाया जा सकता। अब बताएं क्यों? इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन एरिया बड़ा लेकर चल रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा इस मेथड को लगाने में, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बड़े एरिया में नहीं लगता है। तो लिखो ए पॉइंट, द इन्वेस्टिगेशन एरिया, द इन्वेस्टिगेशन एरिया, इन्वेस्टिगेशन एरिया वो एरिया होता है जहां पर हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है। द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज नॉट very large, the investigation area is not very large, तो वो लार्ज नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब तुम एक एक बंदे से पूछ रहे हो, डाटा बिल्कुल पक्का है ना, जब तुम सामने बंदे से खुद ही नॉलेज ले रहे हो, जाकर खुद पर्सनल कांटेक्ट, तुम ले रहे हो इंफॉर्मेशन, वो दे रहा है इंफॉर्मेशन, बीच में तो कोई नहीं है ना, मतलब कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ओरिजिनल है। हाँ वो बात अलग है, वो बात अलग है कि जो दे रहा है इंफॉर्मेशन वो कुछ चालबाजी कर दे, वो झूठ बोले, है ना, लेकिन देखो उस चीज को हम नहीं मानकर चल रहे हैं, उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी किसको, इन्वेस्टिगेटर को, वो ओरिजिनल है ना बिल्कुल, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसी बंदे ने दी है जिस बंदे की वो है, ठीक है, वो चीज अलग है, वो धोखा दे देगा, है ना। तो यहां पर जो डाटा होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ओरिजिनल। लिखो नंबर बी, लिखो ओरिजिनल डाटा इज वेरी नेसेसरी। तो इस मेथड को हम तभी लगाते हैं जब डाटा बहुत ही ओरिजिनल चाहिए होता है ना, ओरिजिनल डाटा इज वेरी नेसेसरी, ओरिजिनल डाटा इज वेरी नेसेसरी। तो जब ओरिजिनल डाटा हमें चाहिए होता है तब हम इस मेथड को लगाना पसंद करते हैं, ये इसकी दूसरी सुटेबिलिटी थी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज तुमने देखा होगा आज के समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानकारी को क्या रखवाते हैं, गुप्त रखवाते हैं, सीक्रेट कहते नहीं, टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, यूं कहते हैं टॉप सीक्रेट है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये बंदा इंफॉर्मेशन ले रहा है, इंफॉर्मेशन किन के बीच है, इन दो के बीच है, तीसरा बंदे का तो काम नहीं है ना, तीसरे बंदे का कोई काम नहीं है। वो बात अलग है कि ये बंदा इंफॉर्मेशन को फैला दे या फिर ये बंदा खुद अपनी इंफॉर्मेशन को फैला दे, है ना, लेकिन धोखे वाली बात तो हम कर नहीं रहे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मेथड तब यूज करते हैं जब इंफॉर्मेशन को क्या रखना होता है, सीक्रेट रखना होता है, किसी को नहीं बताना होता, ठीक है। सी लिखो, हाँ सी में लिखो, इंफॉर्मेशन इज टू बी
इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है केप्ट, इंफॉर्मेशन केप्ट टू बी, सॉरी, इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, मतलब तुम्हें वो जानकारी कैसे रखनी है, गुप्त रखनी है। गुप्त समझते हो, जो किसी को नहीं पता चलेगी, तुम्हारे मम्मी को भी नहीं पता कि तुम्हारे दांत में कीड़ा लग गया है, तुम्हारे दांत में कीड़ा लग गया है, तुम्हें खुद नहीं पता। ठीक, पता था? नहीं पता था। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट है। तो कहां पर मेथड लगता है? हमने तीन बातें देख ली, तीन सुटेबिलिटी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ मेरिट्स। एक अगला हेडिंग बनाओ, इसी का ही चल रहा है, मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है फायदे। हर एक मेथड के तुम्हें क्या पढ़ने हैं? फायदे पढ़ने हैं, मतलब कि उसकी क्या करनी है? तारीफ करनी है। बाद में इसके क्या पढ़ने? डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब होता है इसके नुकसान पढ़ने, मतलब कि इसकी बुराई पीटनी है। पहले अच्छा ही पीटो, फिर बुराई पीटेंगे भाई, सब चीजें पीटते हैं आजकल हम। ठीक है, तो लिखो सबसे पहली तारीफ, सबसे पहली तारीफ लिखो स्मॉल ए करके, ओरिजिनल। आज के समय में कोई सी भी चीज क्या तुम्हें मिलती है कोई ओरिजिनल? नहीं मिलती, लेकिन इस मेथड से इंफॉर्मेशन तुम्हें क्या मिलती है? ओरिजिनल मिलती है। क्यों? क्योंकि जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बंदा तुम्हारे सामने है, और कौन बंदा ले रहा है? वो तुम खुद हो। तो डाटा बिल्कुल क्या होगा? ओरिजिनल होगा। ना तो तुम धोखा दोगे अपने आप को, ना ही वो धोखा देगा अपने आप को। समझ रहे हो ना? वो अपने बारे में सच बताएगा और तुम उसके बारे में बिल्कुल सही सही लिखोगे, क्योंकि सामने वाला बंदा है बिल्कुल। ठीक है, वो बात अलग है कि तुम धोखा दे दो खुद, और या फिर वो झूठ बोले, है कि नहीं? तो डाटा यहां पर 100% तो खैर नहीं, लेकिन 99%, 99% डाटा कैसा होता है? ओरिजिनल होता है, जो कि आज के समय में बहुत ही कम चांस है। तो लिखो ओरिजिनल के लिए, लिखो डाटा हैव हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। डाटा हैव हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब डाटा के अंदर अच्छी खासी मात्रा में क्या पाई जाती है? ओरिजिनलिटी, मतलब कि असलीपन, मतलब डाटा बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, असली होते हैं, है ना, सच्चे होते हैं, सही होते हैं, ओरिजिनलिटी। ठीक है, डाटा हैव हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, डाटा हैव हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। दूसरी खासियत लिखो, मुझे बताओ, अगर तुम अपने अलावा किसी और को भेजते हो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, माना कि चलो वो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारे जिगर का वो टुकड़ा है, लेकिन फिर भी धंधे के अंदर भरोसा कर सकते हो क्या? धंधे में कोई जिगर का टुकड़ा नहीं, कोई रोटी का टुकड़ा नहीं चलता। ठीक है, वहां पर चलता है पैसा और विश्वास। तो विश्वास बड़ी चीज है। अगर तुम धंधे के अंदर अपने लड़के को भी लगा रहे हो ना, तो लड़के पर भी नजर रखी जाएगी कि वो कितना पैसा किस काम के लिए कहां पर खर्च कर रहा है, क्योंकि भाई धंधा कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। वहां पर तुम अपने रिश्ते नाते नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर तुम अपने अलावा किसी और को भेजते हो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, तो तुम्हें हो सकता है कि उस पर विश्वास ना हो सकता है, और हो सकता है विश्वास हो, लेकिन धोखा दे सकता है ना। आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी को भी क्या दे सकता है? क्या? गुलाब जामुन? गुलाब जामुन नहीं दे सकता, धोखा दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, लेकिन यहां पर तो धोखा देने की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने तुम खुद जाते हो। कैसा कांटेक्ट करते हो तुम? याद है ना शब्द, पर्सनल कांटेक्ट करते हो। पर्सनल उसे ही कहते हैं 1 to 1। मैं इंफॉर्मेशन लेने वाला, तुम इंफॉर्मेशन देने वाले, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनली क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। तो यहां पर जो डाटा होता है उन पर विश्वास किया जा सकता है, मतलब भी पूरी तरह से भरोसेमंद होते हैं। लिखो, इंग्लिश में वर्ड होता है इसके लिए रिलायबल, बोर्ड पे लिखा हुआ है भाई, रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। मतलब डाटा कैसे होते हैं? भरोसेमंद। क्यों? क्योंकि डाटा मैंने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर इकट्ठे करे हैं।
ठीक है, और हमें अपने ऊपर डाउट नहीं है तो किस पर होगा, लिखो। लिखो डाटा फ्रॉम दिस मेथड, डाटा फ्रॉम दिस मेथड इज वेरी रिलायबल, मतलब बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद। डाटा फ्रॉम दिस मेथड इज वेरी रिलायबल। कैसे होते हैं? रिलायबल होते हैं, मतलब उन पर भरोसा कर सकते हैं। आज के समय में तो कोई अपने पापा पर भरोसा नहीं करता, कोई अपने बेटे पर भरोसा नहीं करता, अपने ऊपर तो कर सकते। वेरी रिलायबल, ठीक है। और अब मुझे बताओ, जरा ध्यान से सुनो, अगर बंदा तुम्हारे सामने है, मान लो तुम जानना चाहते थे उसके घर में कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो स्कूल जाते हैं, मतलब व्हीकल इस्तेमाल करते हैं या तुम छोड़कर आते हो या पब्लिक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं ना, तुम ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। अब जरा वो सोचो, अगर सामने तुम्हारे उसके पिता हैं और बच्चे भी हैं, तो अगर तुम कुछ और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम वैसे तो बच्चों के बारे में बात करने आए थे, लेकिन तुम ये भी तो पूछ सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कहां पर जॉब करते हैं, है ना, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, ये भी पूछ सकते हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो इंफॉर्मेशन हम लेने गए थे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बंदा तुम्हारे सामने, भगवान तुम्हारे सामने, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, भगवान तुम्हारे सामने आ गए, जो इच्छा है वो पूरी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो अगला फायदा लिखो, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है हमें? रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी तुम ले सकते हो अगर तुम्हें लेनी है, हाँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत लेना। जिस काम के लिए गए हो पहले वो काम करेंगे, मतलब वो इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत पूछ सकते हैं। ये नहीं कि उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाएंगे, आपकी बीवी कितनी है, कौन सी बीवी कहां पर रहती है ना, वो पीट देगा इतनी देर में तो तुम्हें। तो लिखो रिलेटेड इंफॉर्मेशन में, द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑब्टेन, the investigator can obtain related information as well, can obtain related information as well, related information as वेल, ठीक है, एज वेल, ठीक है। मुझे बताओ, अगर इन्वेस्टिगेटर की तबीयत आज खराब हो जाए, कैंसिल कर देगा, कल चला जाएगा, उसकी मर्जी, है ना। कल भी तबीयत खराब हो जाए, परसों चला जाएगा, उसकी मर्जी, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। मान लो परसों गया, उसे डाटा इकट्ठे करने थे बच्चों के बारे में, वहां पर जाकर उसका मूड बदल गया, मान लो जाने से पहले पहले उसका प्लान बदल गया कि इस साल हम बच्चों के बेस पर डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे, घर में जो फादर होते हैं उन फादर के बारे में स्टडी करेंगे कि वो कितना कमाते हैं, कहां पर जॉब करते हैं, महीने में कितना खर्च करते हैं, समझ रहे हो ना। इस बारे में रिसर्च करेंगे, मतलब वो अपने मेथड में जैसे मर्जी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि मालिक कौन? वही है मालिक। नौकर कौन? वही है नौकर। इन्वेस्टिगेटर कौन? वही है इन्वेस्टिगेटर। सब कुछ कौन है? वही है। वो अपने मेथड में जो इंफॉर्मेशन लेनी है लेगा, जो नहीं लेनी है नहीं लेगा, उसकी मर्जी, सारे काम वो खुद कर रहा है। मतलब ये मेथड कैसा होता है? इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब होता है चेंजेबल, जिसमें तुम क्या कर सको, परिवर्तन कर सको, जिसमें तुम क्या कर सको, परिवर्तन कर सको। लेकिन जरूरत से ज्यादा परिवर्तन नुकसान देगा, जरूरत से ज्यादा परिवर्तन नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि करना तुम्हें ही अकेले,
तुम्हें ही करना है, और बार बार अगर तुम बदलोगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। ठीक है, बार बार अगर तुम इस मेथड के अंदर चीजों को बदलते हो, इंफॉर्मेशन लेने के तरीके को बदलते हो, तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अकेले बंदे तुम ही हो सब कुछ करने वाले, है ना। इलास्टिक तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा इलास्टिक नहीं कि तुम बार बार परिवर्तन ही करते रहो। ठीक है, तो लेस इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है। तो लिखो इलास्टिक में, दिस मेथड इज लेस इलास्टिक, दिस मेथड इज लेस इलास्टिक। क्यों? मान लो तुम्हारी आज तबीयत खराब हो गई, आज तो तुमने कैंसिल कर दिया, कल भी खराब हो गई, क्या फिर से कल कैंसिल कर दोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हें ही इकट्ठे करने हैं डाटा, तुम्हें ही इकट्ठे करने। तुम जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर क्या बढ़ेगा? लोड बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए तुम बच नहीं सकते, इसलिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी उस काम को कर लो। तो इलास्टिक तो होता है लेकिन लेस इलास्टिक होता है। दिस मेथड इज लेस इलास्टिक। तो देखो अभी तो हमने करी इसकी अच्छाइयां, तारीफ, अब हम करेंगे इसकी बुराई। सब हेडिंग बनाओ, डीमेरिट्स, लिखो स्मॉल ए, डीमेरिट। पहला डीमेरिट, मुझे बताओ क्या बड़े एरिया में लग पाएगा? नहीं, बड़े एरिया का नाम सुनते ही इन्वेस्टिगेटर ऐसे भागेगा जैसे भूत को देखकर, सॉरी भगवान को देखकर कौन भागते हैं? भूत भागते हैं, ऐसे भागेगा जैसे कि हमने उसे क्या दिखा दिया हो? भूत दिखा दिया हो। ठीक है, मतलब कि लार्ज एरिया में ये पॉसिबल नहीं होती है। लिखो, हेडिंग डालो पहले, डिफिकल्ट इन लार्ज एरिया, बड़े एरिया में तुम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? देखो करने को तो कर सकते हैं बड़े एरिया में, लेकिन बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए। और इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए? मेहनती होना चाहिए ना। इसलिए हम खुद ही कह रहे हैं ज्यादा बड़े एरिया में ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। करने को तो कर लो भाई, दिक्कत तुम्हें ही होगी। ठीक है, तो लिखो डीमेरिट्स में, पहला डीमेरिट, this method becomes difficult in very large area, this method becomes difficult, this method becomes difficult in very large area, in very large area। ठीक है, बड़े बड़े एरिया में ये मेथड काफी क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। दिस मेथड बिकम्स डिफिकल्ट इन वेरी लार्ज एरिया। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम पर टिक कर लो, केवल ये सेपरेट प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है एग्जाम में, जो मैं दूसरी लिखवाने वाला हूं। अब ध्यान से समझना, तुम्हें मालूम है ना भारत देश के अंदर, इंडिया कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? करप्शन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? करप्शन पाया जाता है। अगर एक बंदे की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, एक बंदे की बात है, एक पब्लिक की समस्या है, वो समस्या गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। क्या वो समस्या गवर्नमेंट तक पहुंचती है? नहीं। जिस दिन गवर्नमेंट तक वो समस्या पहुंच गई ना, गवर्नमेंट उस समस्या का क्या कर देगी? हल कर देगी। और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट को समस्या भी पता है। यही तो बड़ी समस्या है सबसे बड़ी, कि गवर्नमेंट को समस्या पता है फिर भी वो समस्या का क्या नहीं करती है? सॉल्यूशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि देश के अंदर क्या पाया जाता है? बड़ी मात्रा में करप्शन। हर एक बंदा अपने अपने लेवल पर क्या करने के लिए बैठा हुआ है? कुछ गलत, है ना। अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाते हैं, गलत काम करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, और एंड में रिजल्ट भी कैसा आता है? गलत ही आता है। ठीक है, आज हर एक बंदे के पास नौकरी नहीं है, हर एक बंदे के पास कमाई नहीं है, कुछ लोग भूखे मरते हैं इंडिया के अंदर, है ना। क्यों? सारा खेल है करप्शन का। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं इंफॉर्मेशन लेने गया हूं लोगों के पास और मेरे मन में चोर है, हालांकि मेरे मन में है नहीं,
मेरे मन में क्या है? चोर। चोर का मतलब समझती हो? मतलब मैं लोगों से इंफॉर्मेशन लूंगा तो सही, मैं इंफॉर्मेशन लूंगा, मेरे अलावा ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं मालूम, जो दे रहा है सिर्फ उसे मालूम है, और मैं ले रहा हूं मुझे मालूम है और किसी को नहीं मालूम। मेरी मर्जी है, मैं इस इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज कर सकता हूं ना, मैं इस इंफॉर्मेशन के अंदर बदलाव कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे बताया मैं कमाता हूं 25,000, मैं कमाता हूं 25,000, और मैं अपनी इंफॉर्मेशन में लिख सकता हूं कि ये बंदा कमाता है 50,000। उसके सामने तो मैं सही सही नोट करूंगा, लेकिन मैं बाद में उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। मतलब मैं उस डाटा के अंदर क्या कर सकता हूं? छेड़छाड़ कर सकता हूं। बताओ कोई रोकेगा? नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है पर्सनल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, मैं खुद लेकर आया हूं और मेरे अलावा ये इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं जानता। और फिर वही डाटा कहां पर पहुंचाए जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। वही डाटा कहां पर पहुंचाए जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट तो चेक करने के लिए एक एक से पूछेगी नहीं कि बताइए जरा कितनी बताई थी इनकम? 25 बताई थी, इसमें तो 50 लिखी हुई है। क्या पूछेगी गवर्नमेंट? नहीं पूछ सकती, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैंने क्या करा। तो मुझे बताओ, मैं डाटा के अंदर छेड़छाड़ कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं, कोई नहीं रोकने वाला मेरे को। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस मेथड की, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायस, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पक्षपात। मतलब तुम उस डाटा के अंदर थोड़ी बहुत क्या कर रहे हो? छेड़छाड़ कर रहे हो। तुमने जानबूझकर कुछ डाटा बदल दिए। अब तुम सोचोगे कि वो बंदा क्यों बदलेगा, वो बंदा डाटा को क्यों बदलेगा? तो देखो, ये मेरा काम नहीं क्यों बदलेगा बताने का, उसके पीछे उसका रीजन क्या था। मैं ये बता रहा हूं कि बदल सकता है ना, वो ये कर सकता है, ही कैन डू इट। वो इस काम को बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के, अपनी मर्जी से खुले तौर पर कर सकता है, और कोई उस पर उंगली तक नहीं उठा सकता। ठीक है, उसके अंदर ये पावर है, वो ये काम कर सकता है, मतलब वो गड़बड़ कर सकता है। तो बताओ ये बात अच्छी है बुरी है? ये बात बुरी है। अब ये मत सोचो कि क्यों करेगा क्यों करेगा, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें बस ये पढ़ाई है कि ये इसकी क्या मानी जाती है? डीमेरिट्स। तो लिखो पर्सनल बायस में, फिर एक कल्याणस पर इंपॉर्टेंट है ये। लिखो दिस मैथड हैज प्रोन, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोन, मतलब इस मेथड के अंदर ये एक बुरी बात है। प्रोन का मतलब ऐसा अभिशाप होता है। ठीक है, प्रोन का मतलब अभिशाप होता है, लेकिन अभिशाप मत लिखना है ना, यहां पर इतना धार्मिक शब्द मत लिखो। यहां पर प्रोन का मतलब है, अभी बता दूंगा, मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर एक कमी है, इस मेथड के अंदर ये कमी है कि इसमें क्या हो सकती है? पर्सनल बायसनेस हो सकती है। तो लिखो दिस मेथड हैज प्रोन टू पर्सनल बायस, दिस मेथड हैज प्रोन टू पर्सनल बायस, टू पीओ, टू पर्सनल बायस। तो बताओ, अगर वो पर्सनल बायस करेगा, अगर वो छेड़छाड़ करेगा, तो डाटा के अंदर ओरिजिनलिटी रही? नहीं रही। क्या डाटा पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखा, इस एक की वजह से इसके सारे फायदे खत्म हो गए, सिर्फ एक की वजह से। और यही होता है इंडिया के अंदर, ये सच्चाई है। ठीक है, पर्सनल बायस लिखो, एज अ रिजल्ट डाटा आर नॉट क्रेडिबल, और इसलिए फिर डाटा क्या नहीं माने जाएंगे? क्रेडिबल नहीं माने जाएंगे। क्रेडिबल का मतलब होता है भरोसेमंद, वही है इसका मतलब भी, भरोसेमंद। मतलब डाटा जो है ट्रू नहीं माना जाएगा, फेक डाटा माना जाएगा। एज अ रिजल्ट डाटा आर नॉट क्रेडिबल, एज अ रिजल्ट डाटा आर नॉट क्रेडिबल। ठीक है, तो तुम उस डाटा पर भरोसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुझे बताओ, इस मेथड में दुनिया भर का समय चाहिए, दुनिया भर का पैसा चाहिए, दुनिया भर की मेहनत चाहिए, दुनिया भर का हार्डवर्क चाहिए, है ना? चाहिए ना? लिखो तीसरी खासियत, वो तीसरी दिक्कत, कॉस्टली।
कॉस्टली, मतलब कि ये मेथड बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, अमीर लोगों की पसंद, मतलब तुम लोगों की पसंद। मेरे जैसे गरीब लोग नहीं कर पाएंगे इस मेथड को फॉलो, लेकिन तुम्हारे जैसे अमीर लोग इस मेथड को फॉलो कर पाते हैं। तो लिखो, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, खर्चीला, खर्चीला। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, लिखो, बिकॉज इट कंज्यूम्स, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट कंज्यूम्स मोर टाइम, इट कंज्यूम्स मोर टाइम, कॉमा, मनी, मनी समझते हो, ये अंगूठा नहीं, पैसा, मोर टाइम, कॉमा, मनी, एंड एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब प्रयास, मेहनत, कोशिश, हार्ड वर्क। इट कंज्यूम्स मोर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। अगला हेडिंग डालो कैपिटल बी, अगला टॉपिक है अपना, मतलब कि अगला मेथड। अब है तुम्हारे पास इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही पता चल रहा है, जिस बंदे से इंफॉर्मेशन लेनी है, जिस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उस बंदे से हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मोबाइल खरीदना चाहते हो, मान लो माइक्रोमैक्स का मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो माइक्रोमैक्स के कंपनी के मालिक से जाकर पूछोगे मोबाइल कैसा चलता है, भाई बताइए जरा, वो लात मार के बाहर नाली में घेर देगा, तुम्हें घेर देगा ना। क्यों? क्योंकि वो तुमसे थोड़ी ना मिलने के लिए बैठा हुआ है। क्या तुम्हारा उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि अगर वो एक एक के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करता रहेगा तो वो डिसकांटेक्ट हो जाएगा इस दुनिया से। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो जहां पर डायरेक्टली कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, वहां पर ये मेथड काम आता है। एक एग्जांपल देता हूं, रोड पर जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बंदा भगवान की दुआ से निबट गया, है ना, अच्छी बात है, इस दुनिया से चला गया। भाई खामे का परेशान होता था, रोज ऑफिस जाता था, घर में आके बीवी की सुनता था, फिर सास की सुनता था, फिर अपनी माँ की सुनता था, है ना, निबट गया, अच्छी बात है। मैं तो कहूं ऐसी हो जाए, कुछ तो कल्याण हो देश का, वैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। चलो खैर, तो वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। अब टीम आ गई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई, सीआईडी आ गई, है ना, सीआईडी आजकल क्राइम पेट्रोल काफी चल रहा है, सीआईडी वाले आ गए। अब क्या वो उस बंदे से पूछेंगे कि भाई कैसे मारा, कब मारा, उसका नंबर बता जिसने मारा तेरे को? नहीं। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि वो बंदा ही कहां है, अब मर चुका है। क्या उसके साथ पर्सनल कांटेक्ट हो सकता है? अब पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो सकता। अब हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ओरल इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करेंगे, और वो भी किसके साथ? इनडायरेक्ट, और लोगों के साथ। मुझे बताओ, आसपास के लोगों ने देखा होगा ना, बाकी के लोग बड़े हीरो बनते हैं। मैं इधर से जा रहा था, वो उधर से आ रहा था, भाई तूने रोक क्यों नहीं लिया जब आ रहा था वो? सीधी सी बात है, बड़ी डींगे मारेंगे फिर, है ना। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है ओरल इन्वेस्टिगेशन, जब हम उस बंदे से ना पूछकर किसी और से पूछते हैं। उन लोगों को बोला जाता है इकोनॉमिक्स में विटनेस, कहते नहीं है, चश्मदीद गवाह, विटनेस। और बाद में विटनेस की बड़ी ऐसी तैसी पेलते हैं सीआईडी वाले, है ना। अच्छी बात है, पेल दो, मैं तो कहूं उसे भी मार दो, विटनेस को उसे भी मार मोड़ दो, काम खत्म करो, है ना। तो लिखो इस मेथड के बारे में, इंप्लाइज दैट का साइन लगा के लिखो, इट इज द मेथड बाय विच डाटा ऑब्टेन्ड, इट इज द मेथड बाय विच, इट इज द मेथड
by which data obtained orally, वर्ड इंपॉर्टेंट है orally, it is the method by which data obtained orally from other persons, from other persons, मतलब दूसरे लोगों से, है ना, from other persons, और क्या बोला जाता है उनको, विटनेस, लिखो from other persons who are known as witness, who are known as witness, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं, चश्मदीद गवाह। फिर सीआईडी वाले बड़े उंगली करते हैं, कब आ रहा था, कुछ बताइए, एग्जैक्टली बताइए, है ना। अब देखते हैं ये मेथड कहां कहां पर लगाया जा सकता है। ठीक है, मुझे बताओ, तुम्हें पर्सनली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, पर्सनली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तभी तो इस मेथड को लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो, ध्यान से सुनना, एक बात बताता हूं, मान लो तुम कहां पर रहते हो, मुंबई में, है ना भाई, मुंबई है भाई, सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई में जाके लोग क्या बनते हैं, एक्टर बनते हैं, है ना, एक्टर और एक्ट्रेसेस। अपने का तो वहां पे भी कुछ नहीं हो पाता, हमारी वीडियो तो बस ऐसे देखते रहते हैं लोग, है ना। चलो खैर, तो मुंबई, तुम रहते हो मुंबई में, चलो तुम्हारी किस्मत चमका दी मैंने, मुंबई में रहते हो, और तुम चाहते हो दिल्ली के अंदर एक छोटा सा होटल खोलना, छोटा सा क्या खोलना, होटल खोलना। अब मुझे बताओ, दिल्ली के अंदर रहने वाला तुम्हारा एक बंदा था जो पहले दिल्ली में रहता था, जो पहले कहां पर रहता था, दिल्ली में, वो भी अब कहां पर रहता है, मुंबई में, लेकिन उसे अभी भी दिल्ली के बारे में अच्छी खासी क्या है, नॉलेज, क्योंकि वो पिछले 25 साल से कहां पर रहता था, दिल्ली में रहता था भाई। ठीक है, तो तुमने क्या करा, तुमने उस दिल्ली वाले दोस्त से पूछा, यार वहां पर कोई जगह है जहां पर होटल खोला जा सकता है, वहां पर क्या कोई जगह है जो होटल खोला जा सकता है, तो उसने तुम्हें सारी डिटेल बता दी। तो मुझे बताओ, तुमने दिल्ली में आकर तो सारी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करी, लेकिन तुमने मुंबई में ही अपने दोस्त से पूछ लिया बैठे बैठे, जो मुंबई में रहता था, कि भाई दिल्ली में कोई जगह है या नहीं। तो बताओ तुमने कैसा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ओरल इन्वेस्टिगेशन कर लिया, और वो भी बड़े एरिया में। देखो, तुमने पूरी दिल्ली के बारे में किससे पूछ लिया, उस बंदे से पूछ लिया, तुमने पूरी दिल्ली के बारे में हासिल कर लिया ना इंफॉर्मेशन, कि कहां कहां पर जगह है, कौन कौन से एरिया में है और कैसा एरिया है वहां का, सारी बातें पूछ ली, एक ही जगह बैठे बैठा है। मतलब कि बड़े एरिया में भी इस मेथड को लगाया जा सकता है, बस क्या होने चाहिए तुम्हारे पास, विटनेस होने चाहिए, चश्मदीद गवाह होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास उस जगह से रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन से संबंधित गवाह नहीं है, मान लो अगर वो बंदा ये कह देता, यार मुझे नहीं पता दिल्ली के बारे में कुछ भी, तो क्या तुम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाते, नहीं कर पाते, तुम उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं कर पाते। तो ये मेथड बड़े एरिया में भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब एक छोटा सा हेडिंग बनाना है, सुटेबिलिटी, मतलब कि तुम इस मेथड को कहां कहां पर लगा सकते हो, लिखो, पहली सुटेबिलिटी। तो बताओ, अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन एरिया बड़ा है, जरूर से ज्यादा बड़ा ना हो लेकिन बड़ा है, तो लगा सकते हो ना। फॉर एग्जांपल, तुमने मुंबई में बैठे बैठे दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, लेकिन कंडीशन ये है कि चश्मदीद गवाह होने चाहिए, दीवारों से थोड़ी ना पूछोगे, गवाह होने चाहिए। लिखो, द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज, मतलब कि अगर एरिया बड़ा है तो इस मेथड को बिना किसी टेंशन के अप्लाई कर दो। द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज। ठीक है, अब लिखो बी, दूसरी खासियत बताओ। बी के अंदर तुम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मान लो तुम रात को सो रहे थे गधे घोड़े बेचकर, खूब लोग सोते हैं भर भर के, है ना, घर में तुम्हारे क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है।
चोरी हो गई और चोर सारा सामान लूट कर ले गए। बताना जरा, सबसे ज्यादा सही इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है? चोर दे सकता है ना, कि कब आया, क्या क्या चुराया, कितने बजे आया, कितने लोग थे, क्या क्या लाए थे अपने साथ, सारी इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है? चोर। लेकिन चोर तो भाग गया। अब ये इंफॉर्मेशन किससे इकट्ठी करेंगे? वहां के लोगों से। मतलब तुम कैसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब बताओ, जो चश्मदीद गवाह होंगे, विटनेस होंगे, उनको सही इंफॉर्मेशन तो मालूम होगी नहीं, क्योंकि अगर वो जग रहे होते तो वो चोर को मार नहीं देते, फिर वो तो चोर को पीट ही देते फिर तो, है ना। लेकिन वो फिर भी कुछ तो बताएंगे ना, फिर भी उन्हीं से पूछेंगे, पुलिस वाले आके उन्हीं से तो पूछेंगे कि फिर भी आपको शोर तो सुनाई दिया नहीं रात को आपको लगा नहीं कि कोई आया था? बड़े गहरे साफ सोते हो आप तो, बड़े बेवकूफ हो, कुंभकर्ण हो क्या? आर यू कुंभकर्ण? ठीक है, तो कहेंगे नहीं। अब लिखो बी में, मतलब कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट ना कर पाए तब हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फनी एग्जाम्पल देता हूं इस बात पर, मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा है। शादी के लिए तुम लड़का देखने जाते हो और हर एक मम्मी पापा की टेंशन रहती है कि लड़का शराब ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो पीता हो, और तुम्हारा और क्या होती है भाई, ड्रग्स वगैरह ना लेता हो, है ना। बताओ, उस लड़के से पूछोगे डायरेक्टली, और जैसे वो शरीफ है बता देगा तुम्हें, बहुत ही शरीफ वाली बात कर रहे हो, ठीक है, नहीं बताएगा ना। तुम क्या करते हो, उससे नहीं पूछोगे क्योंकि बात बिगड़ भी सकती है। तुम उससे ना पूछ करके आसपास के पड़ोसियों से पूछोगे। अब ऐसे में पड़ोसी खुलकर बोलते हैं भाई, पूरे जीवन में इतनी तारीफ नहीं करेंगे जितनी उस दिन कर देंगे, नहीं भाई लड़का बहुत बढ़िया है, लड़का बहुत बढ़िया है। और अगर लड़का बुरा होता है तो बुराई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, खुलकर करते हैं वो भी, ठीक है। तो लड़के के बारे में अच्छा जानना या बुरा जानना उससे नहीं जानते हैं, आसपास के लोगों से जानते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उस बंदे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा, तुमने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर ली, है ना। बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे। लिखो दूसरी सुटेबिलिटी, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट नॉट पॉसिबल, व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट कांटेक्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। सी, कभी कभी तो कुछ केसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि डाटा इकट्ठा करने वाला बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। जैसे कि चोरी वाला बताया था ना, पता है ना चोरी वाले केस में कितनी सिरदर्दी हो जाती है ना। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर को थोड़ा सा बुद्धिमान होना पड़ेगा। अगर बेवकूफ सा बंदा है, उसके बस की नहीं है काम करना। फॉर एग्जांपल सीआईडी, बताओ सीआईडी में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, बुद्धिमान लोगों की जरूरत है, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों की जरूरत नहीं है वहां पे, है ना। तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो तुम्हें एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। कहते नहीं है एक्सपर्ट की राय लो, एक्सपर्ट मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो लिखो, व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हेन, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ही असमंजस वाली इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, कंफ्यूजन हो रही है ना। व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिवन इंफॉर्मेशन, ओनली experts can given information, only experts can given information, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है या कंफ्यूजन हो जाती है, ये डाउट रहता है, तो ऐसे में हम वो इंफॉर्मेशन किससे ले सकते हैं? अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या